अच्छा, अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ हो तो यहाँ पे कुछ रूल ऑफ थंब बताए गए हैं, जो कि इस लेवल पे ऑफ कोर्स आपको उस तरह से इंसाइट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये फिर भी हम थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट इसको ना समझिएगा, ठीक है, बस इसको गुजारते हैं हम। यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटी जिस पाथ पर हो उसको आप ना ही छेड़ें तो अच्छा है, ठीक, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लीस्ट स्किल्ड पर्सन का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज़ को आप छेड़ें जिसके लिए हमें लीस्ट स्किल्ड पर्सन जहाँ पे चाहिए, जिन जिन एक्टिविटीज़ को उसको आप छेड़ सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट टेक्निकल रिस्क जहाँ पे हम वहाँ उसको ना छेड़ें। रिस्क फैक्टर दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, उसको तो आप कर नहीं सकते कुछ। उसमें एक ऐसा क्रिटिकल पाथ है जिसके अंदर ऐसे रिस्क हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप उसको मत छेड़ें। एक्टिविटीज दैट वुड हैव द ग्रेटेस्ट कॉस्ट इम्पैक्ट इफ दे स्लिप, जिसको हिलाने से पूरी कास्ट डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसको मत छेड़ें। टास्क दैट आर न्यू, ठीक है, नो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूज्ड टू स्टोरेज, ऐसे टास्क हैं जो कि आपने अभी अभी आइडेंटिफाई किए, उससे पहले आपने ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किए कि जिसके अंदर ये टास्क नहीं है, तो ऐसे टास्क को क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है जब, तो उनको ना छेड़ें। टास्क दैट हैव हिस्टोरिकली प्रॉब्लम्स, रिस्की एक्टिविटीज विद नो कंटिजेंसी बैकअप प्लान, दिस दैट आर द मोस्ट डिफिकल्ट। ये कुछ असल में हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, स्क्रम से। नहीं, बिल्कुल कम नहीं, कम नहीं करना होता। यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस स्लाइड में कि अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ हैं तो फिर कोशिश की जाती है एक क्रिटिकल पाथ बनाने की। तो किन किन एक्टिविटीज़ को आप इधर देखिए नजर फर्स्ट कर लें कि ये दो जो है क्रिटिकल पाथ हैं, ये दो क्रिटिकल पाथ हैं, एक ये और एक ये। तो आप क्या करते हैं, इनमें से कोशिश करते हैं कि एक क्रिटिकल पाथ बना लें, दूसरे को ना बनाएं। तो इसकी ड्यूरेशन आप कम करेंगे, कुछ इनको आगे पीछे स्लैक्स की मदद से आगे पीछे करेंगे, ठीक है। कुछ टास्क हो सकता है आप निकाल दें, कुछ को डाल दें। सॉरी, ये किसने कहा, बताइए मुझे कौन सी लाइन पर लिखा हो। स्लैक्स होते हैं लेकिन उनको आप छेड़ेंगे तो पूरी डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ। चलिए मुझे बताइए। स्क्रम के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि आपके यहाँ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, बल्कि आपसे ही पूछता हूँ क्या इतना जानते हैं आप इसके बारे में। जी, बस ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रहा है। कुछ भी नहीं, स्क्रम एक मैनेजमेंट फिलॉसफी का नाम है, ठीक है। एजाइल टेक्निक है, यानी कि एजाइल के अंदर मैनेजमेंट फिलॉसफी का नाम है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग तो आप करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं, लेकिन एक एजाइल की जब हम बात करें तो वहाँ पे स्क्रम ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से काम किया जाता है और बड़ी जल्दी से चीज़ें मैनेज की जाती हैं। सबसे पहले विजन से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कौन सी रिलीजेस कब निकालेंगे, माइलस्टोन क्या होंगे, यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रोडक्ट बैकलॉग बनती है। ये क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा है ना। जी बिल्कुल, ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं इसमें, और उसके ऊपर फिर बनता है हमारा स्क्रम प्लानिंग मीटिंग होती है उसके बाद। इधर देखिएगा, फिर स्क्रम प्लानिंग मीटिंग होती है। स्क्रम प्लानिंग मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी स्क्रम प्लानिंग मीटिंग में कौन कौन होता है। इसमें 2-3 रोल्स भी होते हैं। एक तो होता है आपका स्क्रम मास्टर, जो कि एक तरह का आपका लीडर ही होता है। इसके अलावा आपका प्रोडक्ट ऑनर होता है। प्रोडक्ट ऑनर आपके कस्टमर साइड से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होता है, ठीक है।
बाकी आपकी टीम होती है। स्क्रम प्लानिंग मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी हमारी प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर से कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो फ़िलहाल इम्पोर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, उनको हम पहले इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उनको चुन लिया जाता है और ठीक है, और उसके बेस पे प्रोडक्ट बैकलॉग बनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट बैकलॉग की बेस के ऊपर हम स्प्रिंट बैकलॉग बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक आपकी प्रोडक्ट बैकलॉग है, एक स्प्रिंट बैकलॉग है। प्रोडक्ट बैकलॉग है कंप्लीट, जिसके अंदर यूजर्स रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं पूरी की पूरी। फिर जो स्प्रिंट बैकलॉग होती है उसके अंदर से कुछ यूज़र रिक्वायरमेंट्स आप लेके उसको स्प्रिंट बैकलॉग का नाम दे देते हैं, वो सिलेक्टेड है। ठीक है, इसके अंदर हम स्टोरीज लिखते हैं, मतलब एक स्प्रिंट कितने ड्यूरेशन का हो सकता है मैक्सिमम? 3 से 4 वीक्स से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो चूँकि छोटी रिक्वायरमेंट्स स्टोरी की शक्ल में लिखी होती हैं, छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर कॉस्ट निकालना, एफर्ट निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्प्रिंट आइट्रेशन पे चलती है, मतलब कि आप बनाना शुरू कर देते हैं 1 by 1 रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। और डेली मीटिंग्स होती हैं आपकी, रोज़ाना आप अपने स्क्रम मास्टर के पास जाके पूरी टीम को बिठाया जाता है और पूछा जाता है कि कल आपने क्या किया। ठीक है, और आज क्या किन फंक्शनैलिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है और प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आजकल आप फेस कर रहे हैं, कोई इश्यूज़ तो नहीं है। मैं एक छोटी सी कंपनी में जब गया था तो वहाँ भी स्क्रम यूज़ होता था, 3 से 4 डेवलपर थे बस हम, और हमारा जो बॉस है वो सुबह चाय के साथ ही हमें बुला लेता था और मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता था कि नेक्स्ट क्या, कौन सी फंक्शनैलिटी कौन करेगा, किसको ज़्यादा महारत है कौन सी फंक्शनैलिटी करने में, उसमें लॉगिन कौन करेगा, या ठीक है सर्च की फंक्शनैलिटी कौन बंदा इम्प्लीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शनैलिटी मतलब कि 1 by 1 आप फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं और आपकी चीज़ बनती चली जा रही है। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में क्या होता था, जब एक चीज़ बना लेते हैं आप, स्प्रिंट आप पूरा बना लेते हैं, पूरी रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट हो गई, एक आपकी शिपेबल चीज़ आपके पास बन गई ना, जिसका आप यूज़र को दे सकते हैं। फिर यूज़र के साथ बैठ के इसकी टेस्टिंग करते हैं आप, थोड़ी सी उसको रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट को कि क्या वाकई यही बनाना था, या अगर तो सब कुछ ठीक है तो डिलीवर कर दिया जाता है उस पोर्शन को। पूरा सॉफ्टवेयर आप नहीं बनाते स्क्रम में, बल्कि पोर्शन के अंदर बनाते हैं, इंक्रीमेंट्स यूज़ करते हैं। और अगर इसमें डिलीवर आप नहीं करना चाह रहे, इसमें इसकी कोई प्रॉब्लम होंगे, इसमें यूज़र को कोई इसमें प्रॉब्लम नज़र आए हैं जो कि आप ठीक करना चाह रहे हैं, तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव जो मीटिंग होती है इसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि हम अपने ट्रैक पे हैं भी या नहीं। अगर ट्रैक पे नहीं है तो इसको एंड कर दिया जाता है, या ये कि सारी अगर स्प्रिंट्स इम्प्लीमेंट हो चुके हैं तो इसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ होती है ना स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ये आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बहुत करीब है। इसमें यह देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, जो हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको हम इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने की हैं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी लिख दिया जाता है, और जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उनको भी लिख दिया जाता है और उनसे अवॉइड करने की कोशिश की जाती है, और जो अच्छी प्रैक्टिस है उनको फॉलो करने की कोशिश की जाती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई न्यूली आइडेंटिफाइड और अनइम्प्लीमेंटेड बैकअप आइटम मिलता है, ठीक है, तो आप उसको दोबारा से बैकलॉग में प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल देते हैं और फिर दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ये साइकिल में चलता रहता है। ठीक है, ऑफ कोर्स आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, आपने डिटेल में पढ़ा है, क्यों? अगर पढ़ा तो बताएं ये क्या है। और ये क्या है, ये नहीं पढ़ा? ये जी, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीटेड। स्टोरी पॉइंट से मुराद यहाँ रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट को स्टोरी कहते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीटेड हैं वो अब यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे वीक्स आ रहे हैं शायद। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ जा रहा है ये एक्चुअल्स का है, सॉरी ये आपका ओरिजिनल एस्टिमेट है और ये आपका एक्चुअल है। ये आपने एस्टिमेट किया था शुरू में कि हम फर्स्ट वीक में इतने स्टोरी इम्प्लीमेंट करेंगे, सेकंड में इतनी करेंगे, थर्ड में इतनी। सॉरी
न्यू एस्टिमेट ये आपने यानी कि जब रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग है तो मज़ीद आपको कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं ना वो, जी ओरिजिनल एस्टिमेट होता है जो आपने शुरू में कर दिया था प्लानिंग में। एक्चुअल एस्टिमेट जब आप काम करना स्टार्ट हो रहे हैं तो ये ग्राफ यूँ आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता चला जा रहा है, ठीक है। और न्यू एस्टिमेट जब आप फ़र्ज़ कर लें इस पॉइंट पे आपने कुछ मज़ीद नई फंक्शनैलिटीज़ आइडेंटिफाई की हैं तो उसको आप डाल रहे हैं, ठीक है। न्यू फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। न्यू फंक्शनैलिटीज़ या न्यू उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका यहाँ से ग्राफ देखें एकदम ऊपर चला गया, सही। इसमें होता क्या है, आप ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं आप, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ कितनी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आपको पता होगा ऑफ कोर्स, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। और जो जो आप आगे चलते चले जा रहे हैं इतनी स्टोरीज़ आप कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। आपको ये भी बताता है कि आप कितने पीछे हैं और कितने आगे हैं, ठीक है। और जब आप टोटल नंबर ऑफ़ स्टोरीज इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो चीज़ है ये बता रही है कि आपने कुछ मज़ीद एस्टिमेट भी नए निकाले हैं, कुछ न्यू फंक्शनैलिटीज़ ऐड होने की वजह से, तो ये इसलिए ग्राफ यूँ जा रहा है ऊपर, ठीक है, वरना ये यहाँ तक शायद जाता, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये कर्सर खड़ा है, सॉरी जी ये वीक्स, ठीक है। तो इसके बाद नए एस्टिमेट्स आए नई फंक्शनैलिटी की वजह से, तो इसलिए एकदम ग्राफ यहाँ से ऊपर चला गया, सॉरी जी ये यहाँ इसके बाद ये जो ऊपर जा रही है ना न्यू एस्टिमेट्स की वजह से क्या हुआ कि ये ग्राफ जो है ऊपर चला गया, ठीक है। देखें नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ तो हमने यहाँ तक करनी थी ना बेसिकली, तो मज़ीद नंबर ऑफ़ स्टोरीज आइडेंटिफाई हैं और उसके बारे में मज़ीद एस्टिमेशन हुई है कि कितना टाइम लगेगा और कब होगा, ठीक है। और फिर ये आपका वो आ रहा है, बेसिकली यही ग्राफ आपको ऊपर जा रहा है, देखें जरा इसको। और ये जो ग्राफ है ये यूँ चल रहा है, तो मतलब ये हुआ कि आप बहुत पीछे चले गए एकदम, न्यू एस्टिमेट्स की वजह से पीछे चले गए ना बहुत। ये उल्टा चलता है ग्राफ, इसको कहते हैं, यानी कि फ़र्ज़ कर लें आपने टेस्ट केसेस आपने आइडेंटिफाई किए थे 135 और वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, जितने आप टेस्ट केसेस इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे इतने आप नीचे आते जाएंगे अनलेस कि आप ज़ीरो तक पहुँच जाएँ। इसको बर्न डाउन कहते हैं चार्ट, जी। टेस्ट केसेस क्या होते हैं, टेस्टिंग करने से पहले टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, ठीक है। मसलन फेसबुक पे आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, आपने यूज़र नेम आईडी और पासवर्ड लिखा है, ठीक है। तो आईडी आप एक पहले खाली डालेंगे और पासवर्ड देंगे, ठीक है, और ओके तो दबाएंगे तो क्या होना चाहिए, फिर आप दोनों फील्ड खाली छोड़ के फिर ओके दबाएं तो क्या होगा, फिर आईडी लिख के पासवर्ड खाली छोड़ के फिर ओके दबाएं तो क्या होगा, या दोनों चीज़ें लिखें और गलत लिख दें फिर क्या होगा, दोनों चीज़ें ठीक लिखें फिर क्या होगा। ये एक टेस्ट केस चल रहा है सारा। एक छोटी सी एग्जांपल दिया, अभी इस पर थोड़ी सी बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन मतलब पूछ लें। ये ओरिजिनल है ना, ये डॉटेड जो चल रहा है, ये इसमें जो डायग्राम ली गई थी जहाँ से, ये उसने डॉट्स जोड़ दिए हैं क्योंकि मैंने कैप्चर किया ना डायग्राम, ये उसने डॉट्स जोड़ दिए हैं, लेकिन ये डॉटेड है, ये एक्चुअल्स हैं ये वाली हैं, ठीक। इसमें नेगेटिव भी जा सकते हैं, मसलन आपने शुरू में ये कहा था कि जी 135 हमारे टेस्ट केसेस होंगे, बाद में आगे जाके आपने 140 कर लिए, यानी 5 और आइडेंटिफाई कर लिए टेस्ट केसेस, तो क्या होगा फिर ये ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है ज़ीरो की बजाय मज़ीद नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, सही। प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट कहते हैं जब आप काम स्टार्ट कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक चीज़ एक्चुअल रनिंग में चली जाए उसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं।
वर्किंग टुवर्ड अचीविंग द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड माइलस्टोन्स, आपने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेसेस, मेथड्स, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, वर्किंग, देखिए इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, तो मतलब काम स्टार्ट हो गया, इसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं। क्रिएटिंग, कंट्रोलिंग, वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग डिलीवरेबल्स। एक्सपेंडिंग एफर्ट एंड स्पेंडिंग मनी, बस आपने एक ट्रिप मरी का ट्रिप आइडेंटिफाई किया, यानी कि आपने जाना है नेक्स्ट वीक, और आपने पहले तो प्लान कर लिया सारा कि किधर किधर से होके जाएंगे और कब जाएंगे, किस वक्त जाएंगे, ठीक है, किन किन रास्तों से गुजरेंगे, प्लान कर लिया आपने। अब एग्जीक्यूशन की बारी आ गई। वो एक चीज़ है, हाँ वो तो उसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं। प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट हो गए, वो होती है सॉफ्टवेयर चलना स्टार्ट। वो एंड प्रोडक्ट की आप बात करें, वो कंफ्यूज ना हो आप। एक सॉफ्टवेयर का डिप्लॉय होना डिफरेंट है और प्रोजेक्ट का डिप्लॉय होना डिफरेंट है। प्रोजेक्ट का डिप्लॉय होना कि आपने सारी प्लानिंग कर ली प्रोजेक्ट की, अब इसके चलने की बारी है, अब पैसा लगाने की बारी है, अब ये सारे काम जो आपने एस्टिमेट किए थे इनको प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है, इसको डिप्लॉयमेंट कहते हैं। इसको आप देख लीजिएगा ज़रा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। वो ये कहता है कि जब आप प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट ये होती है कि सारी चीज़ें आपने अब इंटीग्रेट करनी है, सारी चीज़ों को आपने मिला के चलाना है, जिसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, चीज़ें खरीदने, कौन सी चीज़ खरीदनी और कौन सी नहीं, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, आप उसमें कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट और HR यानी कि टीम कैसे डेवलप करेंगे और ये चीज़ें किस तरह से करेंगे। इसमें मेन जो चीज़ होती है प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट में वो होता है यानी कि डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अब आपकी वही वाली बात आ गई, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और डिप्लॉयमेंट एक चीज़, मतलब प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूट करते हैं ना आप, तो आपने सारे प्रोसेस मैंने हल्के से आपको टच किए थे ना पिछले लेक्चर में, उन सबको आप इंटीग्रेटिवली साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इसलिए तो बहुत मुश्किल काम होता है और ये आम बंदे को दिया भी नहीं जाता। जिसका कोई 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा वो ये काम कर सकता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जब भी आप देखें तो आप पहचान जाएंगे उसको बड़ी आसानी से, ठीक है। उसके बाल 35 साल की उम्र में उसके सारे बाल वाइट होंगे, बहुत समझ लेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर का। टाई उसकी थोड़ी सी यूँ बिखरी होगी और बाल भी बिखरे होंगे। बस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, project objectives define the specifics of what success looks like for the project, what exactly the project is trying to accomplish from a business level perspective. याद करें, शुरू में आपको मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या बता सकते हैं सादा एक एग्जांपल में? जी, जो हम अचीव करना चाहते हैं उसे ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं ना। तो अचीव क्या करना चाहते हैं, देखें अब इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने अचीव करने होते हैं। एक तो होते हैं बिजनेस लेवल ऑब्जेक्टिव्स, जिसके लिए चीज़ हम बना रहे हैं, हमें हमारा उसके पीछे बेसिक बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है। हाँ, मतलब हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में हमने लॉन्च करनी है जल्दी से जल्दी, ये हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमने ये चीज़ इतने में ही बनानी है और इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, हमारे पास बजट इतना है। स्केड्यूल, माइलस्टोन और साइकिल टाइम ऑब्जेक्टिव, हमने ये चीज़ इस वक्त तक बनानी है, ये क्या आ गया, स्केड्यूल आ गया। ये हमने ये मेजर चीज़ें इस वक्त तक बना लेनी है, माइलस्टोन आ गया। प्रोडक्ट टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, एक प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स जिसका ताल्लुक प्रोडक्ट से होगा, सॉफ्टवेयर से होगा। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, ऑफ कोर्स ये पूरा कोर्स हम इसी में पढ़ रहे हैं, ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, क्या ट्रेनिंग देनी है या नहीं देनी, कोई नए स्टैंडर्ड्स यूज़ करने या नहीं करने। कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट ऑब्जेक्टिव्स, क्या चीज़ें खरीदनी और क्या नहीं। मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और यानी कि प्रोसेस, इसमें आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर नज़र रखना कि किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किसको नहीं। तो आज का लेक्चर आज स्टार्ट होता है अभी, लेक्चर तो अभी स्टार्ट हुआ है।
ज़रा डिफरेंस गौर से देखिएगा कि क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग आपने कर ली सारी, अब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया आपने, बिस्मिल्लाह करके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो एक्टिविटी पहले स्टार्ट होनी थी चल पड़ी है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, अब उसकी ज़िंदगी मुश्किल शुरू होगी, ठीक है। वो क्या करेगा, क्योंकि उसने शुरू से लेकर एंड तक अब पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा उसने उसको मैनेज करते रहना। अब दो वर्ड हैं, ट्रैकिंग एंड देन कंट्रोलिंग। व्हाट दैट मीन, ठीक है। ट्रैक करना क्या होता है, कंट्रोल करना क्या होता है। मैं इसको पहले सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को ट्रैक करते हैं। कैसे, मसलन वो किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं, पैसों का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं लोग, ऐसा तो नहीं कि कोई गंदी चीज़ें खा रहे हैं ये, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल्स का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आजकल चूँकि मॉडर्न दौर है तो उसमें ये चीज़ें भी चेक की जाती हैं। ये क्या हो रहा है, बेसिकली ट्रैकिंग। बाद वो एक्शन नहीं भी लेते हैं, इग्नोर करते हैं पेरेंट्स, तो देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल लाइन से हट रहा है और अब उसको मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, फिर वो कंट्रोलिंग पे आ जाते हैं, फिर वो एक्शन लेते हैं, ठीक है। मसलन फ़र्ज़ कर लें अगर किसी गलत दोस्त की सोबत में वो बैठता है ज़्यादा और क्लासेस स्किप करता है, तो ऑफ कोर्स वो एक्शन लेंगे, एक्शन जो भी हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग भी इसी तरह से है। एक्टिविटीज़ चलना शुरू हुई, जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर ये देखेगा कुछ एबनॉर्मल हो रही है, फ़ौरन वो हरकत में आएगा और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ट्रैक तो ऑफ कोर्स कर रहा है, ट्रैकिंग। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या ये मैनुअली होती है? इसके लिए कुछ टूल्स भी अवेलेबल हैं जिसके साथ ये की जा सकती है, जैसे कि MS प्रोजेक्ट, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक टूल है जिसके अंदर ये आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई कि क्या ये चीज़ है? जी, इधर देखिएगा। ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर एंड रिव्यू द प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग एक्टिविटीज, ठीक है। वो बच्चे वाली एग्जांपल आप माइंड रखें, ऑनगोइंग एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट प्लान्स एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेसलाइंस टू आइडेंटिफाई एनी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स, इश्यूज और रिस्क। कितनी आसानी से बात समझ आ गई ना आप लोग? कि आप देखते चले जा रहे हैं कि ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या कोई इश्यूज़ हैं या नहीं, हम ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये प्रोजेक्ट ट्रैकिंग होती है। देखें इसमें क्या चीज़ें हैं, बेशुमार एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ देख लेते हैं। मेकिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए उसके ऊपर हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स अब मैंने पिछले स्लाइड में एग्जांपल दिए, बेशुमार ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। असेसिंग एडहेरेंस टू मेथड्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब देख लें प्रोजेक्ट मैनेजर ने कितनी डायमेंशन में देखना होता है, मेथड और स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके साथ कितनी एडहेरेंस है, कितना कन्फॉर्मेंस कितनी है। एवेल्युएटिंग एक्शंस एंड एक्टिविटीज स्टेटस अगेंस्ट प्रोजेक्ट प्लान, क्या जो प्रोजेक्ट प्लान बनाया था उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं। जुमेरात को एक काम स्टार्ट होना था, जुमेरात को है या जुम्मे को है, ये भी चीज़ देखी जाती है। कितनी कॉस्ट लगनी थी और कितनी नहीं। मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स, वोलेटिलिटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। रिक्वायरमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो, यानी कि चेंज हो रही हो बार बार, तो फिर उसको भी देखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेजरिंग एफर्ट एंड कॉस्ट एक्चुअल्स अगेंस्ट स्केड्यूल एंड बजट्स, ठीक है। कॉस्ट एक्चुअल और स्केड्यूल एंड बजट, देखें ये चीज़ें आपने एस्टिमेट की हैं इसके अगेंस्ट, तो ये इसके मुताबिक ही होनी चाहिए। मॉनिटरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल्स, ये जो मटीरियल्स होता है जो चीज़ यूटिलाइज हो जाए, इवन इसमें पेपर पेंसिल्स भी आते हैं। इक्विपमेंट, कंप्यूटर वगैरह चीज़ें। ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ रिस्क एंड रिस्क हैंडलिंग एक्टिविटीज, हम कल पढ़ेंगे कि रिस्क क्या होते हैं और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। मॉनिटरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। प्लान्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ऑफ कोर्स ये तो उसे करना पड़ता है। सप्लायर परफॉर्मेंस क्या होती है आपको पता है। अब कंट्रोलिंग में क्या, कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू एवेल्युएट आइडेंटिफाइड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस।
प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई हो गया, आप करेक्टिव एक्शन लेने की बारी है। अगर नहीं लेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, हट जाएंगे, अपने स्केड्यूल से भी हट जाएंगे, कास्ट से भी हट जाएंगे। करेक्टिव एक्शन, और फिर आगे कहता है टू आइडेंटिफाई प्रिवेंटिव एक्शन इन एंटिसिपेशन ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम्स। जब प्रॉब्लम आता है तो फिर आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ठीक है। जब करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं आप, तो नेक्स्ट टाइम आप फिर प्रिवेंशन एक्शंस होते हैं, यानी कि पहले से ही तैयार हो जाना किसी चीज़ के लिए कि अगर प्रॉब्लम, यानी कि अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो मैं उसके ऊपर ये प्रिवेंटिव एक्शन। टू आइडेंटिफाई प्रिवेंटिव एक्शन इन एंटिसिपेशन ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम्स, रिस्क, ठीक है। रिस्क जो होते हैं उसके अगेंस्ट हमेशा प्रिवेंटिव एक्शन पहले से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, क्योंकि रिस्क ऐसी चीज़ होती है जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी। रिस्क एक ऐसी एक्टिविटी होती है ना, आपको पता है इस चीज़ का, तो इसलिए उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं। और करेक्टिव एक्शन जब भी साथ साथ जहाँ भी प्रॉब्लम आएंगे उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। एंड टू मैनेज दोज करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन टू क्लोजर। सिर्फ एक्शन लेना नहीं है कि एक्शन आपने, हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ गई इसके ऊपर ये एक्शन लें, नहीं, उसको पाया तकमील तक पहुँचाना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या हुआ भी है एक्शन, वो प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज जो आइडेंटिफाई हुए थे उनको कंप्लीट भी किया गया या नहीं किया गया, ये भी उसने देखना होता है। इसके लिए भी वो डिफरेंट एक टूल इस्तेमाल करता है। मज़े की बात ये है नहीं, उसके लिए टूल्स होते हैं इशू ट्रैक करने के लिए डिफरेंट तरह के, क्योंकि इतने इश्यूज आ जाते हैं बाद बार कि उसको इंसान के लिए नामुमकिन हो जाता है ना इसकी इतनी ज़्यादा चीज़ें देखना। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं, वर्ड्स पे गौर करें। रीअलाइनिंग, आप अपने स्ट्राइक से हट रहे हैं उसको दोबारा रीअलाइन करना। इम्प्रूविंग, मॉडिफाइंग, ट्रैक पे लाने के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। कंट्रोलिंग, अब मैं आगे नहीं पढ़ रहा क्या हो रहा है, देखिए कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रीअलाइनिंग, अभी एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी समझ नहीं आई, इन एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिएगा। कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है ये नहीं कि बस एक वक्त किया और बस खत्म हो गया। कंटिन्यूस ट्रैकिंग एंड कंटिन्यूस कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ जी, आप बताएं कि क्यों इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है कि जो हमने प्लान किया होता है हमेशा उसके ऊपर नहीं चलते हम, कुछ ना कुछ आगे पीछे डेविएशन हो जाती है। इसकी क्या वजह होती है? मसलन ये देखें, आप कहीं ट्रिप पे गए हैं तो आप अक्सर कहीं रास्ता बदल भी लेते हैं। मसलन आपने कहा मैंने मुजफ्फराबाद जाना है लेकिन मरी के रास्ते नहीं जाना क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी हुई है। प्लान आपने ये किया था कि मरी के रास्ते जाएं। ऐसा होता है ना, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस बिहाइंड कि वाई हम एक्चुअल से दूर होते हैं, ठीक है। इसकी कुछ रीज़न यहाँ लिखी हुई हैं कि हम एक्चुअल से क्यों दूर, एस्टिमेट से क्यों हम दूर होते हैं। पहली तो बात यह कि कुछ ऐसे थक्कड़ किस्म के प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो कि एस्टिमेट ठीक नहीं करते, उसमें इतनी मेहनत नहीं करते। मेहनत की आदत नहीं होती ना, मस्त से शायद पढ़ के गए होते हैं, तो वो बैड एस्टिमेट्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा प्रोजेक्ट का जो है बेड़ा गर्क हो जाता है। फॉरगॉटन टास्क तब आते हैं जब आप WBS ना बनाए, आपको पता नहीं चलता कि यार आप स्किप कर देते हैं चीज़ को। याद रखें कि जो चीज़ WBS पे नहीं है वो नहीं है, यानी कि वो उसका प्रोजेक्ट में कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर से। अगर आप उसको डालेंगे करेंगे तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा से एफर्ट लगा रहे होंगे, एक्स्ट्रा से टाइम निकाल रहे होंगे। इसलिए WBS पे जो चीज़ आएगी उसी को आप एस्टिमेट कर सकते हैं, उसी पे आप एफर्ट निकालते हैं। तो ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर जो WBS पे ज़्यादा फोकस नहीं करता और डायरेक्ट जो है ना शॉर्टकट के चक्कर में डायरेक्ट स्केड्यूल बनाना शुरू कर देता है। मुझे पता है यार टास्क है, मैं 10 साल से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे आप बताओगे कि टास्क है, ये लिखते चले जाएँ बस। तो वो जो क्या करेगा, स्किप करेगा, और जिसकी वजह से चूँकि जब स्किप करेगा ना तो वो कहीं ना कहीं उभर आएंगे। जब चीज़ें आप स्किप करते हैं ना, ज़रा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें दोबारा आना शुरू हो जाती हैं, आपके सामने आना शुरू होती हैं। हाँ ये भी तो काम था, ये तो हमने एस्टिमेट ही नहीं किया, ये भी तो काम था, ये तो एस्टिमेट ही नहीं किया। तो वो फिर आपकी ऑफकोर्स टाइम तो लगेगा करते हुए,
कॉस्ट भी लगेगी, एफर्ट भी लगेगी, तो लेट हो गए ना अपने उससे। पूरली एग्जीक्यूटेड टास्क, ठीक है, ऑफ कोर्स आपने अगर काम ही अच्छे तरीके से नहीं किया तो उसमें टाइम रीवर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा। नेचुरल एंड ह्यूमन डिज़ास्टर्स, जाहिर सी बात है ये तो इंसान के साथ चलते रहते हैं, कोई बंदा फौत भी हो सकता है जो उसके ऊपर काम कर रहा हो टास्क के ऊपर, तो उसका क्या करना फिर, तो डिले तो आएगा। फिर चेंज, रिक्वायरमेंट्स चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। ये अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज से एक डायग्राम ली गई है जो कि देखने में तो खतरनाक लग रही है लेकिन है आसान, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि भाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर ये सारे काम जो आपने किए हैं, सब सारे कामों को आपने कंट्रोल भी करना है, मॉनिटर कंट्रोल भी करना है। पहले आपने प्लान किए थे सारे के सारे काम, अब आप मॉनिटर कंट्रोल कर रहे हैं सारे के सारे काम, ठीक है। इसमें देखें वर्ड क्या यूज हो रहे हैं, कंट्रोल, स्कोप। कंट्रोल स्कोप से क्या मुराद है मेरी, WBS और इस तरह की चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कंट्रोल स्केड्यूल, अब देखें सारे कंट्रोल वर्ड्स आ रहे हैं, कंट्रोल कास्ट, परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इसके ऊपर हम मजीद पढ़ेंगे आगे भी आ रहा है, ये सारे काम एक साथ करें। देखिए मॉनिटर एंड कंट्रोल रिस्क, इसके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब ये इसके अंदर करना किस तरह से, ऑफ कोर्स इसके लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगला कोर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एक्सक्यूज मी, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो कंट्रोलिंग डिफरेंट फेजेस में भी करते हैं। मसलन एक फेज़ से दूसरी फेज़ में गए तो फिर आप चेक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, प्रोग्रेस क्या है, क्या मैं दूसरे फेज़ में जब गया हूँ तो क्या सारी मैंने चीज़ें फुलफ़िल की हैं या नहीं की। इसलिए इसे नाम दिया गया फेज़ ट्रांजिशन कंट्रोल, कि फ़ेज़ टू फेज़ आप कंट्रोल कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, फेज़ टू फेज़। ये फेजेस डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए अपने एंट्री और एग्जिट क्राइटेरियाज बना लेते हैं कुछ, जिसके ऊपर आप चेकिंग करते हैं कि क्या हमने इसको फुलफिल किया या नहीं। कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग हो गया। वर्क प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी कंप्लीटेड, कितनी सादा सी बात लिखी हुई है। अप्रूव्ड और प्लेस्ड अंडर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या होना चाहिए आपके नज़दीक? सोचें एक चीज़, मसलन SRS को ले लेते हैं, चलें SRS कंप्लीट है और कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में रख दी है हमने। अब ये एग्जिट क्राइटेरिया भी हो सकता है किसका, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, और एंट्री क्राइटेरिया किसका है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। टास्क एंड और वेरिफिकेशन स्टेप्स दैट मस्ट बी सेटिस्फैक्टरली कंप्लीटेड, ठीक है। जो टास्क हमने करने थे एक काम करने के लिए, वो सारे टास्क कंप्लीट हुए हैं नहीं। स्पेसिफिक मेजर्ड वैल्यूज़ दैट मस्ट बी ऑब्टेन्ड, मेजर्ड वैल्यूज़ से क्या मुराद है? मसलन हमने एस्टिमेट किया था कि इसकी कास्ट जो है वो आएगी 100 रुपीज़, तो कितनी आई है, फ़र्ज़ कर लें 101 आ गया तो कोई मसला नहीं है, हाँ, लेकिन 150 आ गया तो फिर मसला है। स्टाफ विद अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज दैट मस्ट बी अवेलेबल टू परफॉर्म द प्रोसेस,
ये क्या हो सकता है, एंट्री क्राइटेरिया, ठीक है। अदर रिसोर्सेज दैट मस्ट बी अवेलेबल एंड और रेडी फॉर यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस, कंप्यूटर है या नहीं है, कुछ और चीज़ें। तो एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया के बेस पे आप चलते हैं, ठीक है। इसलिए से फेज ट्रांजिशन कहा गया। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं बेसिकली कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग करने के लिए फेस टू फेस चला जाता है। क्वालिटी गेट्स, a quality gate is a checkpoint or review that a work product must pass through in order to be acquired, ठीक है। A quality gate is a checkpoint or review that a work product must pass through in order to be acquired, यानी कि baseline or place under formal change control or to transition to the next project phase, process or activity, ठीक। यानी कि इसको क्वालिटी गेट्स का नाम दे दें, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया का नाम दे दें, एक ही चीज़ है तकरीबन, ठीक है। गैंट चार्ट्स, मैंने शुरू में बात की, गैंट चार्ट इसकी शक्ल इस तरह की होती है, आप देख लें। बेसिकली आपका जो स्केड्यूल होता है ना, वो गैंट चार्ट के अंदर ही रिप्रेजेंट होता है। गैंट चार्ट से आप अपना स्केड्यूल रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे आप मज़ीद डिटेल्स। बस ये देखें, ये जो एक्टिविटी आपको नजर आ रही है ग्रे कलर की, फर्स्ट ये मंडे से स्टार्ट हुई है, फर्स्ट कर लें, और थर्सडे तक गई है, इस वजह से फिर ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, फिर ये। अब इसमें डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। गैंट चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये गैंट चार्ट जो होता है ना, ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के दीवार के ऊपर एक बड़ा सा चार्ट लगा होता है जिसके पूरा गैंट चार्ट बना होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि पता लग रहा होता है कि आप फर्ज कर लें अरसलान ने ये काम स्टार्ट करना है, किस दिन करना है, और वकास ने काम ये करना है, ये टास्क वकास ने करना है और इस दिन करना है, तो ट्रैक कर रहा होता है, देख रहा होता है, ठीक। इसमें और क्या चीज़ें पता लग रही हैं आपको? इसमें आपको ये पता लग रहा है कि ये दो काम एक दिन स्टार्ट हो रहे हैं, देखें कौन से टास्क बी और सी एक दिन स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से ये दो काम एक दिन स्टार्ट हो रहे हैं, ए और डी, बाकी इस तरह से। इसमें एक और चीज़ भी आपको पता लगती है, जैसे कहते हैं स्लैक्स, ठीक है। अब स्लैक्स यहाँ पे तो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो प्रॉपर तरीके से प्लान बनाता है तो उसमें वो स्लैक्स दिखाता है आपको कि कितने दिन का स्लैक है, उसको आप आगे पीछे कर देते हैं। इन स्लैक्स को कहते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू स्टार्ट, वो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे आपको पता लगता है। इसके अलावा और भी हैं, मैंने सारे इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस लेवल पर। हमें सिर्फ ये जानना है कि ये चीज़ें हम असल में प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना डिफरेंट तरह के। अभी हम प्रोजेक्ट प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हैं पूरा, और हमें देखना है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो तब सॉफ्टवेयर एक बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो उसमें अगर ये चीज़ें आप नहीं बना रहे हैं या इसको मैनेज नहीं कर रहे ठीक तरीके से, तो परेशानियाँ आएंगी, ठीक है। अब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था, अब ये एक्चुअल है, जो आपको डार्क एरिया जो है ये एक्चुअल प्रोग्रेस आपका। ये जो काम है ये थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ और लेट एंड वाली इसकी ड्यूरेशन उतनी ही है, बस मंडे को या ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ और थर्सडे को या फ्राइडे को खत्म हुआ, ड्यूरेशन तो उतनी हुई ना, लेकिन एक दिन आगे शिफ्ट हो गया। अब ये जो काम था ये स्टार्ट हुआ लेट और खत्म भी लेट हो गया, तो मतलब ये कि इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम होगी। इसी तरीके से ये स्टार्ट अर्ली हुआ लेकिन खत्म अपने टाइम पे हुआ, ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। इसलिए ये जो ग्रेड नहीं आपको बताते हैं प्रोग्रेस क्या चल रही है अभी। ये एंड पे आपको एक छोटा सा ये नजर आ रहा है, यूं करके लाइट ये जो डायग्राम सिंबल, ये माइलस्टोन है आपका। अच्छा कि आप डायग्राम किधर बनाई जाती है, ये सॉफ्टवेयर खुद बहुत बनाता है, मजे की बात है। यू डोंट नीड टू ड्रा इट ऑन अ चार्ट पेपर, ये खुद बहुत बनती चली जाती है। और जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट को, इस पूरे प्रोजेक्ट प्लान को आप बेस लाइन कर देते हैं, एक जगह जैसे कहते हैं ना कील ठोक देते हैं, बस अब ये नहीं हिल सकता। अब क्या करते हैं, इसका एक कॉपी बनाते हैं प्लान की, पूरे प्लान की एक कॉपी बनती है, उसे बेस लाइन 1 कहते हैं। उस बेस लाइन के ऊपर फिर आप जो दिन चलते चले जाते हैं, आप देखते हैं कि आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, फिर आप कंपेयर करते हैं। देखें अगर एक चीज़ आपके पास फिक्स हो ना, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बेस लाइन इसको फर्स्ट करेंगे, बेस लाइन 0 है पहला प्लान नंबर 1, बेस लाइन 0, बेस लाइन 1 प्लान नंबर 2।
अब आपने कहा ये इसके दिन लगने थे एक्चुअल में, जो टास्क ये है इसको 10 दिन में कंप्लीट होना था, ये 12 दिन में कंप्लीट हुआ। कितना डिफरेंस आ गया? 2 दिन का डिफरेंस पता लग गया ना आपको। इसी तरीके से so on and so forth। अच्छा, बाज़ दफ़ा फ़र्ज़ कर लें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि 3 साल का है, तो उसका जो गैंट चार्ट होगा ऑफ कोर्स तो बहुत बड़ा होगा, वो फिर दीवार पे भी नहीं आएगा। उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम छोटे छोटे प्लान्स बना लेते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट प्लान्स बना लेते हैं। मसलन इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, आप इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, पहले एक चीज़ बनेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो आप इंक्रीमेंट 1 के लिए पहले प्लान बना लेंगे अलग से, इंक्रीमेंट 2 के लिए अलग बना लेंगे, इंक्रीमेंट 3 के लिए अलग बना लेंगे। यू अंडरस्टैंड? या रैड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स पे आप काम करें। ठीक है, इसी तरह से बजट क्या है, बजट को कैसे मैनेज करते हैं, अगेन उसी तरह वही तरीका कि हर टास्क के लिए बजट, यानी कि डिफरेंट कैटेगरी से बजट डिवाइड हो जाता है। पता है ना आपको, मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी बात कि पूरा जो बजट है उसको फिर आप डिवाइड करके डिफरेंट पोर्शन में दे देते हैं। हाँ भाई, इस टास्क को इतना लगेगा, इसको इतना लगेगा, इसको इतना लगेगा, इसको इतना लगेगा। आपने पूरा का पूरा बजट जो है वो डिवाइड कर दिया पूरी उसमें टास्क के अंदर, हर चीज़ उसमें, इवन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो भी चाहिए सब में डिवाइड कर। वो प्लान नंबर 1 में आपका पूरा बजट अवेलेबल है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो अवेलेबल है। अब आपने बेसलाइन 1 क्रिएट की, बेसलाइन 0 से बेसलाइन 1 बनी। अब फिर आपने एक्चुअल बजट की कंजम्पशन देखना शुरू कर दी, कितनी कितनी हो रही है, कितनी नहीं। जब कंजम्पशन देखेंगे फिर आपको पता लगेगा डिफरेंस कितना आ गया कास्ट का। पहले ड्यूरेशन का डिफरेंस मैंने बताया, फिर कास्ट का डिफरेंस भी आपको पता लग जाएगा कि यार इस टास्क के ऊपर 10 रुपये लगने थे, लेकिन ये लग तो 13 रुपये हैं, क्यों लग रहे हैं? जी, एस्टिमेट्स होता है, एग्जीक्यूशन बाद में शुरू किया। आपने प्लान किया कि मैंने ये होमवर्क जो है 3 दिन में ख़त्म करना है, आपने प्लान कर लिया था ना वीक के शुरू में, लेकिन जब आपने काम करना शुरू किया आपने कहा यार ये तो लंबा काम है, ये तो 4 दिन कम से कम लगेगा। तो फिर ये जो आपका ज़्यादा दिन लगा इसको फिर ओवरकम भी तो करना है ना कहीं ना कहीं। तो ये वो चीज़ है कंट्रोलिंग। क्या करें फिर? तो करना ही होता है ये 2 था। प्रोजेक्ट करेक्टिव एक्शंस 2 तरह से करते हैं। या तो ये करते हैं कि आप प्लान के करीब जाने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से, ठीक है, मसलन एक काम को जल्दी करके, ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करके, या स्लैक्स को आगे पीछे करके। ये करेंगे ना आप। एक काम को जल्दी करना तो क्या करेंगे, या तो इसके ऊपर ज़्यादा रिसोर्सेज लगा देंगे या ज़्यादा स्किल्ड पर्सन लगा देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेशन जो कम हो जाएगी। मतलब ये जो रेट देख लें, इतनी ड्यूरेशन इसकी हो जाए तो आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो रिटर्न टू प्लान, ये वो वाली फिलॉसफी है। रिटर्न टू प्लान जाने की कोशिश करते हैं। जो प्लान आप कहते हैं इस प्लान को नहीं छेड़ने की ज़रूरत, प्लान हमने कर लिया, बस कर लिया। अब इस प्लान के मुताबिक करने की कोशिश करें, आपके पास कोई दूसरा प्लान नहीं है, ठीक है। रीप्लान का मतलब है कि प्लान को थोड़ा सा चेंज करो। अगर कोई ज़्यादा डाइवर्सिटी आ रही है तो इसका मतलब प्लान इतना अच्छा नहीं किया गया, शायद प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करो किसी तरीके से, इसको रीप्लानिंग करो। ये सारी एडवर्टाइजमेंट अगले कोर्स की हो रही है, ठीक है। ट्रैकिंग मेथड्स के अंदर हम एक आज मेथड पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ख़त्म कर लेते हैं लेक्चर को। छोटा सा एक मेथड है जिसे कहते हैं अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, अर्नड वैल्यू, अर्नड वैल्यू एनालिसिस। बस ख़त्म कर लेते हैं यहाँ पर पढ़ के, ठीक है। इसको पढ़ आप खुद लीजिएगा, मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये छोटी सी स्लाइड मैंने एक जगह से ली है, इसको ज़रा देख लें। इसमें मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा जो एक्सप्लेनेशन है। अर्नड
टू वैल्यू एनालिसिस करता है मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। इसमें कॉस्ट और एफर्ट दोनों की कर सकते हैं। वन वे ऑफ मेजरिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस इज बाय यूजिंग एन एग्रीगेट परफॉर्मेंस मेजर, अर्न वैल्यू कहते हैं। एग्रीगेट परफॉर्मेंस मेजर, अर्न वैल्यू। अर्न वैल्यू चार्ट हेल्प्स आइडेंटिफाई थ्री वेरिएंसेस। अभी हमने बात की ना इसकी। टाइम वेरिएंस, 10 दिन में बना था, 12 दिन में बना, टाइम वेरिएंस कितना निकला। कॉस्ट वेरिएंस, स्केड्यूल वेरिएंस। ठीक है, स्केड्यूल वेरिएंस अभी हम डिस्कस करते हैं कि स्केड्यूल वेरिएंस से क्या मतलब है। थोड़ा इसमें यानी कि स्केड्यूल वेरिएंस थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे फिर आपको समझ आएगा। टाइम वेरिएंस किसी एक टास्क का हो सकता है, लेकिन स्केड्यूल हम ओवरऑल बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें 2-3 टर्म्स हैं जो थोड़ी सी मुश्किल हैं। एक है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड, BCWS इसे कहते हैं, यानी इसको सादे लफ्ज़ में कह सकते हैं प्लान्ड वैल्यू। आपने शुरू में जो प्लान कर ली थी उसको हम प्लान्ड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, उसने आपने कहा इसको 10 दिन लगेंगे तो ये प्लान्ड वैल्यू है। ओरिजिनल बजटेड कॉस्ट फॉर द आइटम एंड इज नोन एज द बेसलाइन बजट। वही बात जो प्लान बेसलाइन 0 में हमने बजट प्लान कर लिया तो बेसलाइन है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड at time t according to the baseline schedule and budget। इसका फार्मूला भी छोड़ दें। बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, वर्क स्केड्यूल। ये आपका प्लान है, आपने प्लानिंग कर ली किसी चीज़ की तो उसको क्या कहते हैं, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल। ये आप ऐसे याद कर लें, स्केड्यूल किया गया, स्केड्यूल कर लिया था तो बस। अब इधर आ जाए, बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, जितना काम होना चाहिए था इस टाइम तक उसे कहते हैं बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मसलन आपने एक मार्कर बनाने की कीमत है 5 रुपये और आपने उसको यानी कि आपने 10 मार्कर बनाने हैं। ठीक है, और एक मार्कर बनाने में 1 दिन लगता है, तो कितनी का कॉस्ट, इसका कितना कॉस्ट कितनी निकली। ठीक है, अभी इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं, शायद आपको इतनी सच्ची समझ नहीं आई। इधर देखें, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म क्या है, ये एक्चुअल वर्क है जो आपने किया है। मेरे ख्याल से एक एग्जांपल ले लें तो बेहतर होगा। चलें एग्जांपल ले लेते हैं। प्लान वर्क, अभी एग्जांपल है यहाँ। ठीक है, आपने 21 वेब पेजेस बनाना है एक मंथ में एट द रेट ऑफ 1000 पर पेज। 21 वेब पेज बनाने हैं और हर पेज की कितनी प्राइस है, 1000 रुपये, और एक मंथ में बनाने तो टोटल कितना वर्क लगा, 21,000, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 21,000 ये वर्क है टोटल। और ये क्या है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल या प्लान वैल्यू है। अब एक्चुअल वर्क किस तरह निकलेगा, पहले तो हमने ये देखा कि जो बजट है वो 21,000 रुपये है, अभी निकाला हमने बजट। पर इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ये है, अच्छा एक्चुअल कॉस्ट जो लिखी है ये है एक्चुअल, ये मुश्किल से एक नाम लिखा था कुछ, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, वो कितना है, 18,000 निकला। पेजेस टोटल कितने बनाने थे, 21, लेकिन एक्चुअल पेजेस 16 बने हैं और कीमत लगी है कितनी, 18,000। नहीं समझे, मैं बताता हूँ दोबारा से।
16 पेजेस बनाने के लिए कॉस्ट कितनी चाहिए? 16,000। लेकिन लगे कितने? 18,000 लगे। अब समझ आ गई बात? अब देखें कि कितना वेरियंस रह गया? 3,000 का वेरियंस आ गया ना, यानी कि आपने वेरियंस कितना आ गया, यानी 3,000 आपके पास रह गए आप, और काम आपने कितना करना है? 5,000 वाला, और रह आपके पास कितने गए हैं? आपकी जेब में 3,000, आप मैनेज करें। अब आगे हम इसी एग्जाम्पल पर एक तस्वीर से देखते हैं। ये आपने प्लान किया था 21,000, और आपने ये अर्न वैल्यू यानी कि आपने अगर 16 पेजेस बनाए हैं ना, तो उसकी अर्न वैल्यू कितनी बनती है? अकॉर्डिंग टू प्लान वो इतनी बनती है। लेकिन आपने उस पर कास्ट इतनी लगाई है और बनाए 16 पेजेस हैं, तो मतलब क्या होगा कि इसका कास्ट वेरियंस 2,000 रहेगा, ये कॉस्ट वेरियंस है 2,000। अब यहाँ पे देखें स्केड्यूल वेरियंस क्या है, ये उस स्केड्यूल वेरियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था। स्केड्यूल वेरियंस कितना रहेगा? 5,000 का, लेकिन आपने 2,000 एक्स्ट्रा स्पेंड कर लिया। तो अब आपके पास 5,000 नहीं है बल्कि 3,000 है सिर्फ आपकी जेब में, उस ऊपर आपने मैनेज करना है इस काम को पूरे को। इसको कहते हैं स्केड्यूल वेरियंस। इसको पढ़ें। I try to figure out what is going on. I have got 5,000 of work to be catch up now, and I have already overspent by 2,000. तो मतलब क्या है? दूसरे लफ्ज़ में स्केड्यूल की बात करते हैं, यानी कि आपका कितना काम रहता है, कितने दिन मजीद चाहिए आपको, ज़रा एस्टिमेट करें। 1 मंथ में करना था, 1 मंथ में आपने करना था कंप्लीट। दिन तो खैर निकालना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल ये स्केड्यूल वेरियंस से मुराद ये है कि आप कितना पीछे हैं, ठीक है, अपने उस बजट से। इसको हम स्केड्यूल वेरियंस कह सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम पर्सन मंथ में भी बात में निकालते हैं। पर्सन मंथ कभी सुना नाम इसका? पर्सन मंथ या इस तरह करके कुछ वर्ड सुने आपने एस्टिमेशन के अंदर कहीं? ठीक, यानी कि अगर कितने बंदे चाहिए और कितने दिन में ख़त्म होगा, तो इसको हम इस तरह डे से भी मेजर करते हैं, पर्सन डेज और इस तरह करके। बारह यहाँ तक क्लियर है कुछ ना कुछ? मेरे ख्याल यहाँ रोक देते हैं लेक्चर, ठीक है। बाकी